नमस्कार दोस्तों, देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है विनिमय दर। विनिमय दर या बोले जो अवमूल्यन और अधिमूल्यन आप सब सुनते होंगे या सुनते होंगे, जैसे आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे कि रुपया जो है मजबूत हो गया या रुपया कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले या डॉलर मजबूत हो गया। उस तरह की जो आप बात सुनते होंगे कि किसी देश की करेंसी इतनी ज़्यादा रुपये की है, किसी देश की करेंसी इतनी कमज़ोर है, वो जो सब चीज़ें आप सुनते हैं वही आज हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा एक देशी वे में भी समझेंगे कि एक आम आदमी भी इसको समझ सके, और एक इस तरह से भी समझेंगे कि जो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाला है, जिसको अवमूल्यन अधिमूल्यन जो है, एक्सचेंज रेट विनिमय दर जो है, उसको समझना है, उसके इकोनॉमिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं या अपनी किसी भी अर्थव्यवस्था पर या एक आम आदमी पर, गरीब आदमी पर, एक बेरोजगार पर उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन सब चीज़ों को जानेंगे। देखिए जो पहला है वो है हमारा विनिमय दर। विनिमय दर को आप ये समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, यदि वो सऊदी में रह के काम कर रहा है या कहीं ऐसे देश में काम कर रहा है जहाँ की अमेरिका में काम कर रहा है जहाँ डॉलर चलता है, अब वो वहाँ से पैसा कमा रहा है, वहाँ की करेंसी में डॉलर में कमा रहा है या कमा रहा है वो रियाल में। अब वो हमारे भारत में यदि वो घर को पैसा भेज रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है रुपया में। अब जो वो डॉलर से रुपये में या रियाल से रुपये में जो कन्वर्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं हम विनिमय दर। अब वो विनिमय दर जो है वो कई तरीके से संतुलित की जाती है। वो जैसे आप देखते होंगे कभी भी कि डॉलर जो है, कभी आप जैसे रियाल में जो सऊदी में रह रहे होंगे वो रियाल देखते हैं कि कभी 18 रुपये का हो गया, 18 रुपये 50 पैसे का, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वो परिवर्तित होता रहता है, वही है विनिमय दर। अब वो कैसे परिवर्तित हो रहा है उस सब चीज़ों को देखेंगे। देखो तीन तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में वो तीन तरह से उसको संतुलित किया जाता है। एक है स्थिर विनिमय दर, एक है लचीली विनिमय दर और एक है प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर। कैसे? देखिए लचीली विनिमय दर को आप देखिए, जैसे लचीली और प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर जो है, फ्लेक्सिबल और प्रबंधकीय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है, ये दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा क्या है। जैसे आप देखते हैं कि रोज़ डॉलर जो है ऊपर होता रहता है, कभी डॉलर कमज़ोर होता रहता है, कभी रुपया ऊपर जाता है, कभी रुपया नीचे जाता है। वो जो डेली जो रोज़ परिवर्तन हो रहा है उसमें वो जो सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है फ्लेक्सिबल, यानी कि रोज़ परिवर्तित हो रहा है डिमांड के हिसाब से। जैसे भी मार्केट की डिमांड सप्लाई चेन चल रही है उसी के हिसाब से जो परिवर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लचीली विनिमय दर। ठीक। अब प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर में क्या होता है, ऐसे ही चेंज होता रहता है जैसे लचीली विनिमय दर में होता है। बस प्रबंधक में क्या होता है कि सरकार कभी कभी इसमें अपना इंटरफेयर करती है उसको मार्केट में। जैसे कभी कुछ महामंदी आ गई, कोई कुछ ऐसी ज़्यादा मतलब बूम आ गया मार्केट में, तो सरकार कभी कभी उसमें कि गलत चीज़ इकोनॉमी में ना बैठ जाए उसको संतुलित करने के लिए सरकार जब इंटरफेयर करती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या है? स्थिर विनिमय दर में ऐसे डेली चेंज नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि आज आपने पैसे भेजे सऊदी से यहाँ पर या किसी ने अमेरिका से पैसे भेजे, तो आज डॉलर का रेट कुछ है, कल को डॉलर का रेट जो है कुछ पैसे घट गया, बढ़ गया। इसमें स्थिर में ऐसा नहीं होता। इसमें सरकार एक बार फिक्स कर देती है कि डॉलर का जो मूल्य है या $1 में अगर आप आते हैं तो $1 में आपको 80 रुपये मिलेंगे, इस तरह से फिक्स कर देती है। अब इसी फिक्सेशन को सरकार कभी घटाती है और कभी बढ़ाती है। उस घटाने को और बढ़ाने को ही हम टेक्निकल भाषा में अवमूल्यन और अधिमूल्यन कहते हैं। वो हम अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, कोई किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था जो इसको फॉलो करती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी अवमूल्यन करती है और कभी अधिमूल्यन करती है। कैसे? देखिए अवमूल्यन कैसे करती है। जैसे माना अभी रेट है $1 का 80 रुपये। ठीक। अब सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने हैं या जो भी करना है, अपनी अर्थव्यवस्था में जो भी परेशानी उसको दिख रही है उसको सुधार करना चाहती है, तो वो अवमूल्यन करेगी या अधिमूल्यन करेगी। अब देखते हैं अवमूल्यन अगर करते हैं तो अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी अर्थव्यवस्था पर या आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे $1 80 रुपये का है, अब सरकार ने अवमूल्यन करा। अवमूल्यन का मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को, अपनी करेंसी की क्षमता को या उसकी औकात को एक तरीके से कहें या उसके सम्मान को कम कर देना। जैसे $1 पहले 80 रुपये मिलता था, अगर उसकी वैल्यू को हम रुपये की वैल्यू को कम करेंगे तो अब $1 में हमें 80 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। माना सरकार ने 5 रुपये का अवमूल्यन करा, अब कहा कि आपको $1 में 85 रुपये मिलेंगे, तो ये 5 रुपये का क्या कर दिया, 5 रुपये का अवमूल्यन कर दिया सरकार ने अपनी करेंसी का। ठीक। अब इसके अवमूल्यन के फायदे क्या होते हैं? देखिए जैसे अगर कोई विदेशी आता है भारत में इन्वेस्ट करने, तो उसको पहले क्या रुपये मिलते थे, $1 यदि वो लेके आता था तो उसको 80 रुपये मिलते थे। अब माना वो 80 रुपये में यहाँ से 5 रुपये वाले पेन खरीद के लेके जाता है, 5 रुपये वाले पेन, तो उसको कितने पेन मिलेंगे, 16 पेन। अब सरकार ने क्या कर दिया, अवमूल्यन कर दिया। उसके पास अभी भी $1 है, अब उसको कितने 5 रुपये वाले पेन मिल जाएंगे, 85 रुपये में 17 पेन। तो उसको कितने पेन एक्स्ट्रा मिल गए, पहले से एक पेन उसको एक्स्ट्रा मिल गया। जब उसको एक पेन एक्स्ट्रा मिल गया तो उस एक पेन को वो अपने देश में जाकर बेच सकता है, तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो जब ज़्यादा मुनाफा होगा तो लोग क्या होंगे, वहाँ आने को अट्रैक्ट होंगे हमारे देश में कि आप डॉलर लेके जाओ, वहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा माल मिलेगा। तो इससे क्या होता है, किसी भी देश में
जो निवेश होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बढ़ने लगता है किसी भी देश में। तो लोग बाहर से उद्योगपति जो है वो आकर्षित होते हैं उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब इसके और चीज़ क्या होती है, देखिए पहले 16 पैन बन रहे थे, अब क्या बन रहे हैं 17 पैन, यानी कि पहले से चीज़ें ज़्यादा बनेंगी हमारे देश में। जब हमारे देश में ज़्यादा बनेंगी और कहाँ जा रही है, वो बनकर बाहर जा रही है, तो हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा निर्यात बढ़ रहा है, यानी कि हम अपने देश से बाहर को चीज़ें ज़्यादा भेज रहे हैं। तो हमारा क्या बढ़ जाता है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे अगर हम अवमूल्यन करते हैं तो हमारा निर्यात जो होगा, निर्यात क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब निर्यात बढ़ जाएगा तो जो इम्पोर्ट होगा, जो बाहर से हम चीज़ें मंगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक, अब जीडीपी जो है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी देश में चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी चीज़ें ज़्यादा बाहर बिक रही हैं जिसमें, तो हमारी जीडीपी का जो आकार होगा, जो जीडीपी की जो वैल्यू होगी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीडीपी की बढ़ने लगेगी, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। अब जीडीपी यदि हमारी बढ़ेगी, यानी कि वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा बढ़नी है, उन वस्तुओं को बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। जब लोगों की आवश्यकता होगी तो लोगों को क्या मिलेंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। जब लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी, यानी कि रोजगार हमारे देश में बढ़ेंगी। तो यदि अवमूल्यन करते हैं तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि बेरोजगारी घटेगी और रोजगार जो है वो बढ़ेगा इस अवमूल्यन करने से। अब देखिए, रोजगार बढ़ गए हैं, लोगों के पास रोजगार बढ़े हैं, लोगों के पास नौकरी है, तो लोगों के पास पैसा आएगा। अब वो पैसा मार्केट में जाएंगे खर्च करने। जब वो पैसा मार्केट में जाएंगे खर्च करने, तो जो वस्तुओं की मार्केट में वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए, यदि कहीं दो वस्तुएं हैं, ठीक, अब पहले अवमूल्यन नहीं था, इस दो वस्तुओं को खरीदने के लिए एक आदमी था, तो इसकी कीमत क्या बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ा पाएगा। अगर बढ़ाएगा तो वहीं की वहीं रहेगी। एक आदमी खरीदने वाला है, दो वस्तुएं हैं, तो कीमत क्या है, वहीं रहेंगी। अब यदि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया, तो लोगों के पास पैसा आ गया। अब क्या हुआ, इस दो वस्तुओं को खरीदने के लिए 5 आदमी इकट्ठे हो गए आगे। 5 आदमी इकट्ठे हो गए तो क्या करेगा वो बेचने वाला, इसकी कीमत बढ़ा देगा कि मेरे पास 2 वस्तु है, कि जिसको लेनी है इतने रुपए में मैं दूंगा उसको, वरना आप जाइए, इस तरह से करके, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई क्या है, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अवमूल्यन से क्या होता है, किसी भी देश में महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लगती है। तो यही हुआ 1997 में साउथ ईस्ट वाले कंट्री में, जो थाईलैंड वगैरह वाले देश है, वहाँ पर यही हुआ, जिसके कारण मैंने बताया था आपको कि G20 का जो फॉर्मेशन है उसी महामंदी के कारण हुआ था। उन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट क्या आया, आम जनता पर इन्फ्लेशन हुआ, उस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो आम आदमी पर ये इफेक्ट पड़ता है, यदि सरकार अवमूल्यन करती है तो उसका इन्फ्लेशन जो है उस देश में, महंगाई जो है वो बढ़ने लगती है। इसी का उल्टा होता है अधिमूल्यन। जब हम अपने मुद्रा को, जैसे पहले अगर हम $1, बस आप देखिए सारी चीज़ें इसकी उल्टी है इसमें। जैसे अवमूल्यन में हम क्या कर रहे थे, $1 में यदि पहले 80 रुपये का था, तो हमने अपनी मुद्रा को घटाकर क्या कर दिया था कि अभी आप आइए $1 में 85 रुपये लेके जाइए। तो अगर हम पहले $1 के मुकाबले 80 दे रहे तो हम पावरफुल थे ना। अगर अब हम कितने दे रहे हैं, उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम यानी कि हम कमज़ोर थे। तो अधिमूल्यन में क्या करते हैं, हम अब अपनी मुद्रा की ताकत को बढ़ा देते हैं, यानी कि अब कहते हैं कि अभी $1 में पहले आपको 80 रुपये मिलते थे, अब आपको मिलेंगे 75 रुपये, ठीक है, या 80 रुपये से कम, जितना भी सरकार करना चाहती है। और इसके ये इफेक्ट जो है सारे आप देखिए उल्टे हो जाते हैं। इस तरह ये अवमूल्यन और अधिमूल्यन जो है आम आदमी पर, अर्थव्यवस्था पर इस तरह से विपरीत इफेक्ट डालता है। लेकिन ऐसा नहीं कि विपरीत डालता है, कभी कभी अगर सभी चीज़ ठीक रहे तो इसका अर्थव्यवस्था को फायदा भी पहुंचता है। वो इकोनॉमिक्स के जो है बेसिक है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो किसी दिन चर्चा करेंगे उस पर भी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।